बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी ही अफसोसनाक आज एक ख़बर सामने आई है और वो ख़बर ये है, आप जान चुके हैं कि जहांगीर तरीन साहब के भाई आलमगीर तरीन साहब की इंतकाल हो गया है और वो वजह ये बताई जा रही है कि उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली है। लेकिन ख़ुदकुशी के पीछे मुहर्रकात क्या है और वो जो उन्होंने ख़त छोड़ा है वो सिर्फ़ ख़त नहीं है बल्कि एक पूरा सवालनामा है। उस ख़त ने कई सवालों को जन्म दिया है और जब उनकी मौत हुई तो उनके जो आखिरी अल्फाज थे वो क्या थे। बात करेंगे, शाहिद सकलैन साहब मौजूद हैं। इस स्टोरी को हम सुबह से ही देख रहे थे, ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि आखिर चल क्या रहा है और जहांगीर तरीन उस वक्त क्या कर रहे थे। शाहिद भाई, जब ये स्टोरी सामने आई तो मेरे लिए तो ये नाकाबिले यकीन स्टोरी थी, शॉकिंग स्टोरी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक से ये ख़बर आती है और वो वाक़या ही सच ख़बर साबित हुई कि ये वाक़या हो चुका है। तो थोड़ा सा पहले इसका बैकग्राउंड बताइए, फिर वो ख़त जो सामने आया है वो भी हम नाज़रीन को बताते हैं। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़याज़ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके व्यूअर्स को भी बहुत सारा सलाम। मेरे ख्याल से मैं लगा ही लेता हूँ ताकि आपको यूँ जो है ना पकड़ना ना पड़े। मैं आपको ये बताऊँ कि जैसे आप कह रहे थे शॉकिंग थी हमारे लिए। एक काफ़ी वो एजड आदमी थे, 62 ईयर्स, और 62 साल की उम्र के शख्स का ख़ुदकुशी करना, मतलब ये बहुत बड़ी खबर है। और एक आम आदमी नहीं, जो एक शख्स होता है ना, जो गुर्बत से तंग होता है, बेरोज़गारी से तंग होता है, घर के मसाइल से तंग होता है, ऐसा शख्स, उसके हवाले से भी अगर कोई खबर आ जाए तो बंदा कहता है यार मतलब मुश्किलात थी उसके लिए। उसने एक ऐसा शख्स जो खुद बिजनेसमैन है, मुल्तान सुल्तान्स का वो ओनर था, MD था, बड़ी टीम है, ज़ाहिर बात है, फ्रेंचाइज़ है पूरी, बिज़नेस उसके अपने थे। और जो दोस्त मेरी लाहौर में जितने दोस्तों से बात है वो ये बताते हैं कि इनका बिज़नेस जहांगीर तरीन से अलग बिज़नेस था। ये अलग से एक कारोबार करते थे, कारोबारी शख्सियत थे, आम आदमी नहीं थे। इस तरह के शख्स की एक खबर आना कि उसने खुदकुशी कर ली है, बड़ी अलार्मिंग। अब उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता खबरें आना शुरू हुई, पता ये चला कि जी जब रात को वो बाकायदा रूटीन में, क्योंकि ये घर में अकेले रहते थे, घर नहीं था, अपार्टमेंट था, गालिब मार्केट, जो लोग लाहौर के आपके व्यूअर्स भी रहते होंगे लाहौर में जानते हैं, गालिब मार्केट इज़ मतलब एडजेसेंट टू आई थिंक मॉडल टाउन एंड गार्डन टाउन के दरमियान में, ठीक है। तो वहाँ पे जो है ये रहते थे किसी अपार्टमेंट में। तो उसमें यही हुआ कि जी रात को बड़े उसी तरह नॉर्मल लाइफ सोए और इनके जो साथ जो नौकर था वो घर चला गया, क्योंकि रूटीन लाइफ चल रही थी। जहांगीर अहमद तरीन जो है वो इजलास की सदारत कर रहे थे। हाँ, एक्टिव है, वो बड़े एक्टिव हैं। सदारत कर रहे थे, वहाँ पर उनको ये खबर आई कि जी ये वाकया रुनुमा हो चुका, और फिर वहाँ से वो चौधरी गए। यहाँ से आप अंदाजा लगाएं कि कितना कुछ नॉर्मल चल रहा है, रूटीन लाइफ थी। तो इनकी वही कहते हैं जी रूटीन में सोए। नौकर ये बयान देता है कि जब सुबह में आया अपने टाइम पे, जब नौकर आते हैं 10 बजे के करीब, नॉक्ड एट द डोर, उन्होंने दरवाज़ा बजाया, दरवाजे में पता चला कि जी दरवाज़ा नहीं खुल रहा। थोड़ी देर वेट किया, उसने खिड़की से देखा, बताता यही है कि जी खून में लथपथ लाश मुझे नज़र आई। मैंने फौरी तौर पे जहांगीर तरीन साहब को कॉल की और उन्होंने बताया ये मामला हो गया है। जहांगीर तरीन साहब इजलास की सदारत कर रहे थे, उन्होंने ओन चौधरी को साथ लिया, देन ही रश्ड और वो वहाँ पे पहुँच गए। ये तो थी वो स्टोरी, मैंने कहा खुलासे में आपको बता जी सॉरी। उसके बाद ये हुआ कि जी वहाँ पे फिर सहाफ़ियों को थोड़ा पता चलना शुरू हुआ, पुलिस की फोरेंसिक टीम आ गई, क्राइम इन्वेस्टिगेशन आ गई, अमारा साहिबा हैं जो वो पहुँच गई, जो वहाँ पे पुलिस की वो हैं। तो वो ये सारे लोग जब पहुँचे तो देखने को ये मिला, क्योंकि वहाँ पे हमारे कुछ सीनियर दोस्त सहाफ़ी भी पहुँचे, वो कहते देखने को ये मिला कि जी डेड बॉडी पड़ी हुई है, खून में लथपथ लाश है, साथ में गोली का एक खोल मिला, गोली का खोल भी था, और साथ में एक हैंड रिटन लेटर भी था। असल कहानी जो है वो शुरू ही उस लेटर से हुई, हैंड रिटन लेटर। क्योंकि देखें हम सहाफ़ी हैं, अक्सर हम इस तरह के केसेस कवर करते रहते हैं। जब भी कोई वाक़या हम सुनते हैं ना कि यार फ़लाँ ने खुदकुशी कर ली है, तो हमारे फिर मुख्तलिफ एंगल्स पे पुलिस की तरह हमारे भी वो होना शुरू हो जाते हैं, यार इसने खुदकुशी क्यों की होगी, कहीं किसी ने कत्ल करके तो नहीं डाल दिया और खुदकुशी का रंग देने, बहुत सारे इसके फिर पहलू, क्योंकि ये इस तरह के होते हैं। यस। तो कहते हैं कि जी उसके साथ एक नोट भी था। अब वो नोट जो है वो पुलिस वालों ने उसी वक्त उठा लिया, किसी को पता नहीं चला, सहाफ़ियों को भी नहीं पता चला। जो हमारे सहाफ़ी दोस्त गए हुए थे वो कहते हैं जी हमने पुलिस वालों से पूछा, उन्होंने जो बताया वो ठीक है, नोट सामने किसी के नहीं आया। थोड़ी देर पहले वो नोट, मैंने भी इसके ऊपर वीडियो की थी, थोड़ी देर पहले जो है वो नोट सामने आया और मीडिया पे, और वो हैंड रिटन है, ठीक है, हैंड रिटन है, पेन के साथ लिखा हुआ है, स्याही वाले पेन के साथ लिखा हुआ है, साइन किए हुए, साइन किया। अब उसमें जो है मैं वो इंग्लिश में, क्योंकि है थोड़ा सा उसके मदरजात आपको बता देता हूँ जो मैंने पढ़े हैं, जो मुझे समझ आए, बिकॉज थोड़ी सी राइटिंग ऐसे है कि वो थोड़ा ज़ाहिर बात है हर बंदे की अपने राइटिंग स्टाइल होता है। उसमें वो ये लिखते हैं कि जी मैं बड़ा ज़बरदस्त था, मैं भरपूर ज़िंदगी जी रहा था, मेरी लाइफ बहुत अच्छी जा रही थी, मैं ये करना नहीं चाहता था, बट 6 months बिफोर आई वेंट टू श्रीलंका वेकेशंस पे। तो वहाँ मैं गया तो जो है मैं वहाँ पे माई लाइफ माई लव उसके साथ, आई डोंट नो, पता नहीं कुछ है इस तरह का जिक्र है। फिर उसके बाद जी वो लिखते हैं कि जी मुझे वहाँ पे बीमारियों ने घेर लिया, मैं वापस आया 6 महीने पहले, और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी बीमारियों का जिक्र किया हुआ है, जो कि बीमारियाँ हैं जिनके नाम ज़ाहिर बात है ज़रा मेडिकल वाले नाम हैं, तो मैं भी उस तरह, तो उनकी जो बीमारियाँ रेलिवेंट हैं वो आँखों की बीमारी है,
बैक की बीमारी है कि जी मुझे कमर में दर्द, और स्किन की बीमारी है। ये नॉर्मली बड़े लोगों को होती है। ठीक है, वो कहता है जी मेरी स्किन के मसाइल शुरू होना शुरू हो गए थे, मुझे फेस पे असरात आ रहे थे उसके, मेरी बैक पेन होता था, मुझे आंखों से नज़र आना थोड़ा कम हो गया था। फिर वो लिखते हैं कि जी इतने मसाइल हो गए थे मैं आपको बता नहीं सकता। फिर वो कहते हैं मैं इसके लिए मुझे स्टीराइड लेना पड़ गए थे, मैं उसके लिए स्टीराइड लेता। स्टीराइड आपको पता है किस लिए लिए जाते हैं, थोड़ा सा अपने आप को वो बूस्ट अप करने के लिए। वो कहता है मैं स्टीराइड लेना शुरू हो गया था, लेकिन वो अब मेरे लिए मुश्किलात इतनी बढ़ गई थी कि मैं उनको टैकल नहीं कर पा रहा था इन चीज़ों को। दैन वो लिखते हैं कि जी मैं इस वजह ये वजह बनी, किसी को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ये खुद किया है, खुदकुशी करने जा रहा हूँ। और एक चीज़ है, पता नहीं वो मैं ख़त के नीचे मुझे क्योंकि राइटिंग जैसे मैं आपको पहले लिख चुका हूँ, उन्होंने किसी का ख्याल रखने करके फ़लाँ का ख्याल रखना एंड पे लिखा है उन्होंने। तो अब वो लेटर में शादीशुदा तो नहीं थे? नहीं, मैं भी अपने बच्चे का क्या एंगेजमेंट हुई है? एंगेजमेंट थी। जो खबरें हैं वो ये है कि शायद उनकी दिसंबर में, हाँ दिसंबर में शादी होने, दिसंबर में वो ये खबरें टीवी चैनल्स पे चली हैं। वो अलग बिजनेसमैन भी थे और जो है बिल्कुल अपना अलग बिजनेस था, यानी जहांगीर तरीन से अलग, बट शादीशुदा नहीं थे। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि उनकी मंगनी हो चुकी थी और दिसंबर में शादी भी थी। ठीक, अच्छा, अब ये कंफर्म क्योंकि टीवी चैनल्स पे चली हैं, मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकते, बट ये एक रूमर्स हैं, आप ये रूमर्स हैं कि जी उनकी बिल्कुल मंगनी हुई थी और ये आपको पता है दिसंबर के चैनल जी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। ज़ाहिर है हमारे सोर्सेज ने अभी तक हमें ये बात नहीं बताई, बिल्कुल टीवी चैनल जो है वो कह रहे हैं कि जी उनकी शादी होने जा रही। अब इस चीज़ों को लेकर अब जो उनकी डेड बॉडी वहाँ 2 घंटे पुलिस रही, 2 घंटे के बाद पुलिस उनकी डेड बॉडी हॉस्पिटल ले गई, हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम जारी था, जब ये अब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब भी जारी है। अच्छा, तो पोस्टमार्टम जारी था, पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा कि कॉज ऑफ डेथ क्या थी असल में। ठीक है, वो जो रिपोर्ट आएगी तो हम दोस्तों को बताएंगे कि उसमें क्या था। अभी तक पुलिस भी यही कह रही है, जो पुलिस ज़रा है वो ये कहते हैं कि अभी तक के मामलात से यही लग रहा है कि ये खुदकुशी है, बिकॉज जो पिस्टल है और हालात वाक़यात हैं नाज़रीन, उसको देख के वो ये बताते हैं कि अभी तक के जो हालात वाक़यात हैं, पुलिस उसको कह रही है कि ये खुदकुशी बज़ाहिर लगती है कि ये खुदकुशी, और जो लेटर है ज़ाहिर है उसका एक फॉरेंसिक भी हो सकता है, उनकी जो हैंड राइटिंग है उसको बिल्कुल, और ये होगा क्योंकि ये कोई मामूली केस नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ देखें। शायद भाई मेरा एक सवाल है कि बीमारियां इंसानों को लगती रहती हैं, बहुत शाज़ व नाज़र होता है कि कोई इंसान बीमारी को लेके खुदकुशी, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा सुना नहीं है कि किसी बंदे ने बीमारी से तंग आकर खुदकुशी कर ली हो। और मैं जैसे आपको तो भी देखें, मैं इस बात पे मुझे थोड़ा सा हो रही है मैं आपको कि इस पे क्या हुआ होगा, बेचारे पता नहीं किस हालत से गुजर रहे होंगे। नहीं, इसमें मैं आपको बताऊँ, हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, इसलिए कि मेरी नज़र में 1-2 केसेस ऐसे हैं जैसे लोगों ने ना तंग होके, अपनी बीमारी से तंग होके कि यार इससे तो बेहतर है बंदा, खुदा न खास्ता नाउमीदी होती है ना, अल्लाह माफ़ करे, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, मतलब आपको तो पता है हमारे दीन में से बड़ी है कि बाज़ लोग कर लेते हैं। लेकिन ऐसे शख्स का कि यार जिसके पास किस चीज़ की कमी ना हो, जैसे मैं पहले कह रहा हूँ कि यार एक चीज़ होती है ना कि यार एक बंदा है जिसका ये है कि खुदा न खास्ता यार बड़ा गरीब है बेचारा, पैसे लाला थक गया है, उधर को लोड़ो है, कोई और कोई आसरा ही नहीं है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन यार एक शख्स जिसके पास सब कुछ है दुनिया का, बस बिजनेस, और अकेला रह रहा है, उसको कोई बच्चा भी नहीं है या जिसका खर्चा हो या कोई, तो वो इस चीज़ से ये कोई समझ से बाला तारा। अल्लाह ताला से दुआ है जी, अल्लाह ताला उनकी मकसद फरमाए और हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और इंसान जब ज़िंदा होते हैं तो कोशिश कीजिए उनको जानने की कोशिश कीजिए, उनके दुख दर्द तकलीफ़ को समझने की कोशिश कीजिए। ये ना हो कि बाद में हमें पछताना पड़े कि काश के हम उसको सुन लेते, उसको समझ लेते। तो हो सकता है उन्होंने भी अपना कुछ दुख दर्द पहले बताया हो, लेकिन किसी ने समझने की कोशिश ही ना की हो और बिलाखिर वो तन्हाई में ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। और मुझे और शायद सकलैन साहब को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए, जहाँ रहें खुश रहें और अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।